जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, जो वरुण नौसेना अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 19 से 22 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस बार इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग, संचालन तालमेल और अंतर संचालनशीलता को मजबूत बनाना। इस बार इसका आयोजन अरब सागर में किया जा रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास में राफेल एम और मिग 29K फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें भारत का INS विक्रांत और FNS चार्ल्स डी गाल भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास 2001 से आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो पेरिस इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यूरो करेंसी है और PM है फ्रांसवा बायरू। भारत और फ्रांस के बीच में 3 प्रमुख अभ्यास होते हैं, जिसमें शक्ति अभ्यास एक सेना अभ्यास है, वरुण अभ्यास एक नौसेना अभ्यास है और गरुड़ अभ्यास एक वायुसेना अभ्यास है। चलिए कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो 2024 में तरंग शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया था इंडिया में, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है। अभ्यास लामेतिये का आयोजन भारत और सेशेल्स के बीच होता है। अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन इंडिया और सऊदी अरब के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच और अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं? आंसर हो जाएगा 286 दिन के बाद। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सुनीता विलियम्स और जो उनके साथी हैं बुच विल्मोर, वो 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। तो उनका मिशन 1 सप्ताह का था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनका ये जो मिशन था ये 9 महीने तक पहुंच गया था। अब फाइनली 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाया गया है। तो वो 9 महीने और 14 दिन के बाद धरती पर वापस आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अलावा अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी धरती पर वापस आए हैं। यानी कि ये 4 लोग धरती पर वापस आए हैं। दोस्तों, सुनीता विलियम्स किस स्पेस क्राफ्ट से धरती पर आई हैं? तो स्पेस एक्स ड्रैगन से वो धरती पर आई हैं, जो कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट है। दोस्तों, यह पहला निजी स्पेस क्राफ्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इसने 49 मिशन पूरे किए हैं। 44 बार यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है। 210 दिनों तक यह अंतरिक्ष में रह सकता है और आपको याद रखना है कि इसमें 7 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतरिक्ष में रही हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया है? तो इंसान पर माइक्रो ग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन किया है। धरती पर उन्होंने संवाद किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाइव सेशन किए हैं। स्टार लाइनर की गड़बड़ी दूर करने में मदद की है। अंतरिक्ष में पौधों के विकास पर रिसर्च की है। माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च की है। जीवों से जुड़े पोषक तत्वों का अध्ययन किया है। जीन सीक्वेंसिंग प्रयोग पर रिसर्च की है। कार्गो ट्रांसफर में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे का शोध पूरा किया है और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने 150 से अधिक प्रयोग किए हैं। सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ और जानकारी आपको याद रखनी है। जैसे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बन गई हैं सुनीता विलियम्स। तो उन्होंने कुल 608 दिन और 20 मिनट बिताए हैं अंतरिक्ष में। दोस्तों, नासा के किसी अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली दूसरी अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं और इससे पहले सिर्फ पैगी व्हिटसन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 675 दिन बिताए हैं। सुनीता विलियम्स अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुकी हैं। पहली बार 2006, फिर दूसरी बार 2012, फिर 2024 में। सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 9 मिनट तक स्पेस वॉक किया है।
तो इस प्रकार से वो सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। आपको याद रखना है कि सुनीता विलियम्स 2007 में भारत भी आई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कैंसस प्रदेश की पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में एक शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा करना। दोस्तों इसमें क्या होगा कि एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा, 4 महिला पुलिसकर्मी होंगे और 5 पुरुष पुलिसकर्मी होंगे, और अगर किसी भी महिला की शिकायत आती है तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा इस स्क्वाड के तहत। दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी नई दिल्ली है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं। दिल्ली का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 86.34%। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। लोकसभा की 7 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तोमर राजपूतों ने। यहाँ पर आप दिल्ली की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है चिड़ियों की घटती आबादी को लेकर के जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों ये जो गौरैया है हम सभी के घरों के आसपास रहती है, लेकिन अब इसकी संख्या घट रही है, लगातार घट रही है। तो इसकी संख्या या इसकी आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2010 से हुई थी। 2025 की थीम है मुझे गौरैया से प्यार है। 2012 में दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को, और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन घोषित किया गया है। तो वो अब फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ गए हैं, और इस फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य और फिटनेस की प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना, यानी कि लोग अपनी फिटनेस के लिए प्रेरित हों, इसके लिए ये फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है। अब इसी से जुड़ गए हैं आयुष्मान खुराना, तो उन्हें फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 29 अगस्त 2019 को, और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो शिखर धवन 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर बने थे। विद्या बालन फेडरल बैंक की अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। साइना नेहवाल नारिका के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर, और रश्मिका मंधाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया है या वहाँ पर शुरू किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इंदौर भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने जा रहा है। इस प्लांट में ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलने के लिए PPP मॉडल का उपयोग किया जाएगा। ये PPP मॉडल क्या होता है? तो यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो इस PPP मॉडल को अपनाया जा रहा है पूरे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र है वो दोनों मिलकर के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और अगर इसका लाभ होता है तो दोनों में बांटा जाता है, अगर कोई हानि भी होती है तो उसको दोनों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इस PPP मॉडल पर एक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो रहा है इंदौर में। तो यहाँ पर जो कचरा होगा उसको चारकोल वगैरह में बदला जाएगा। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश।
विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनाई गई है चाइना में, तो चाइना के तियानशान सेंगली सुरंग बनाई गई है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? मसाली, जो कि गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, मुक्त भाषण सूचकांक यानी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 24वें नंबर पर है। तो दोस्तों, फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 24वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि बोलने की आज़ादी इसमें देखी गई है। इस सूचकांक में ये देखा गया है कि किन देशों में बोलने की आज़ादी कितनी है, और इसको जारी किसने किया है? तो अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन है, और भारत 24वें नंबर पर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में भारत के सबसे हाई रेटेड सतत विकास बैंक के रूप में चुना गया है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर फिनलैंड है। हरित भवन प्रमाणन में भारत 2024 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे और पहले स्थान पर अमेरिका है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत अमेरिका, चाइना और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर के उभरा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है, और भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। वायु प्रदूषण रैंकिंग 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश भारत है, और चार्ट पहले नंबर पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो पहले, पाकिस्तान दूसरे और भारत 14वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 392। तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई है। तो अभी हाल में पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या की गणना की गई थी। तो वहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, जैसे जलदापाड़ा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क और चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सभी अभ्यारण्यों में एक सींग वाले गैंडों की संख्या की गिनती की गई है। तो अब पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 392 हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 2022 की गणना के अनुसार सबसे अधिक टाइगर है मध्य प्रदेश में 785। भारत में टाइगर की संख्या है 3682। सबसे अधिक भेड़ियां हैं मध्य प्रदेश में 772। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या है 2024 के अनुसार 19,918। सबसे अधिक हिम तेंदुआ है लद्दाख में 477। भारत में चीतों का एकमात्र निवास स्थान कौन है? कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक तेंदुआ कहाँ है? मध्य प्रदेश में 3,907। गिद्ध गणना 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 है। तो सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। पहली बार 2025 में नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या है 6,327। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन करेंगे? आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, तो भारत और मालदीव अब अपनी अपनी करेंसी में व्यापार का लेन देन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मालदीव को कोई वस्तु चाहिए भारत से, तो वो अपनी करेंसी में लेन देन करेगा, और भारत को अगर मालदीव से कोई वस्तु चाहिए तो वो अपनी करेंसी में लेन देन करेगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा भी हाल ही में RBI के द्वारा की गई है और इसकी मंजूरी भी दी गई है। मालदीव की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। माले इसकी कैपिटल है। मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूफिया यहाँ की करेंसी है और यह एशिया का सबसे छोटा देश है। एक्वाबेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मालदीव में NPCI के द्वारा विकसित रुपे कार्ड का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। मालदीव में भारत की मदद से बने हनी माथू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है।
भारत मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करने वाला है। और दोस्तों, मालदीव बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गायत्री चक्रवर्ती को। तो हाल ही में गायत्री चक्रवर्ती सिपवक को 2025 का होलबर्ग पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो असमान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, होलबर्ग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा स्थापित होलबर्ग समिति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत $5,40,000 की राशि प्रदान की जाती है और यह नोबेल के समकक्ष माना जाने वाला पुरस्कार है। गायत्री सिपवाक की बात करें तो यह एक साहित्यिक आलोचक और पोस्ट कॉलोनियल यानी उत्तर औपनिवेशिक विद्वान है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। दोस्तों, इनका एक प्रसिद्ध निबंध है जिसका नाम है कैन द सबअल्टर्न स्पीक, जो कि 1988 में प्रकाशित किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर भारत की पूर्णिमा बर्मन को चुना गया है, जो कि असम की है। 13 महिलाओं को चुना गया था, उसमें भारत की कौन है? पूर्णिमा बर्मन। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील मित्तल को। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट को दिया गया है, जो कि गोवा में है। यूके का नाइटहुड सम्मान दिया गया है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। स्कॉच अवार्ड 2024 दिया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलबर खान को प्रदान किया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम लियोनेल मेसी को दिया गया है। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 साई परांजपे को दिया गया है। इसके अलावा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में कितने गांवों को मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा 1147। ठीक है, तो अयोध्या जनपद के 1147 गांव मॉडल गांव बनाए जाएंगे। दोस्तों, मॉडल गांव बनाने का उद्देश्य ये है कि मुख्य सड़कों से गांवों की कनेक्टिविटी हो जाए, खुले में शौच से मुक्ति हो जाए, यानी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरा का निपटान और पुनर्चक्रण किया जाएगा। मॉडल गांव में क्या क्या विशेषताएं होंगी? तो बुनियादी सुविधाएं होंगी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य होगा, सतत विकास, रोजगार और कौशल विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स और पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा। तो यहाँ पर हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को अपडेट किया जाएगा। और दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर आपको 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी और इसके अलावा 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1200 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो इटली में आयोजित किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ शहरी कार्गो माल सेवा शुरू की है? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए पीएम कौन बने हैं? स्टुअर्ट यंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकेदमी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? असम। एंड्री हांतोव किस देश के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने हैं? यूक्रेन। किस शहर में मानव कोरोना वायरस HKU फर्स्ट मिला है? कोलकाता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? PM इंटर्नशिप योजना। भारत ने 2015 से 2024 के बीच विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके कितनी कमाई की है? $143 मिलियन। राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। बिंदु घोष कौन थे जिनका निधन हो गया है? तमिल एक्ट्रेस। ठीक है, और तुलसी गाबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख है जो भारत की यात्रा पर आई हैं? अमेरिका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 5।
आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है, जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना, ये सभी प्रावधान अनुच्छेद 72 में किए गए हैं। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बताई गई है। 76 में भारत के महान्यायवादी और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए। दोस्तों, फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन। किस देश ने गैम्बिया स्लीपिंग सिकनेस रोग को समाप्त करने की घोषणा की है? गिनी। किस राज्य की विधानसभा में भारत में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? यूपी। महाकुंभ की नदी के पानी में किसका उच्च स्तर पाया गया है? फैकल कॉलीफॉर्म। WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? जी कमलिनी। ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? IISc बेंगलुरु। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। एपीडा द्वारा किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? ऑस्ट्रेलिया। कैंसास प्रदेश दिल्ली की नई CM कौन बनी है? रेखा गुप्ता। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लुसाने स्विट्जरलैंड बताया हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐप पर जब आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सभी कोर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ये इंग्लिश वाला कोर्स ना बहुत अच्छा है, तो इसको आप ज़रूर प्राप्त कर लें। ऐप पर पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको ये और भी पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको दोस्तों ये सभी कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें MP और जो भी SSC वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो सभी के लिए आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएंगे। और अगर आप पिछले साल के करंट अफेयर्स की ईबुक प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑफ़र चल रहा है, इसको आप प्राप्त कर लें। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये ईबुक जो कि GK की ईबुक है, ये ईबुक आपको ऐप पर मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ईबुक वाले सेक्शन पर आपको ये सभी ईबुक मिल जाएंगी। टेस्ट पास मिल जाएंगे, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट होंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।